हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उद्देशिका, प्रियम्बल या फिर और सिटीजनशिप, यानी कि संविधान का उद्देशिका और नागरिकता। ये दो चैप्टर आज के इस वीडियो में कंप्लीट कवर हो जाएंगे और जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। आपके आने वाला जो यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम है उस वहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ज़्यादा देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं कहाँ पे। ठीक है, क्या वो मूल अधिकारों में होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में होते हैं, उद्देशिका में होते हैं या मूल कर्तव्य में। तो जहाँ पर भी मनोभाव, आदर्श या फिर दर्शन वाली बात आएगी कि संविधान का दर्शन किस में प्रतिबिंबित होता, तो वो सबका सब उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, और आप लोग अगर मतलब तैयारी कर ही रहे हैं तो आपने को अगर पूरी की पूरी प्रियम्बल याद नहीं है तो आप लोग उसको लिख करके कहीं पे लगा लीजिए और बार बार उसको पढ़िए या देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो उनका क्रम लगाने को दे दिया जाता है कि किसके बाद कौन सा शब्द आया है, इसलिए आपको प्रियम्बल पूरी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जैसे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार की समता की बात की गई, ये सब टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं मनोभाव का प्रतिबिंब संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका निर्णायक भूमिका निभाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो नागरिकता का प्रावधान जो है किस भाग में है, तो आपको पता है वो भाग नंबर 2 में है। ठीक है, क्योंकि भाग 1 में भारत गणराज्य के बारे में दिया गया है और भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अब ये जो इसकी व्याख्या वाला पार्ट होता है इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ा करिए, मतलब सुना करिए, क्योंकि यहाँ पे वो एक कंप्लीट कवर हो जाता है, वो एक पूरा टॉपिक। ठीक है, तो अब नागरिकता से संबंधित इस व्याख्या में सारी चीज़ें कवर की गई हैं कि नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, भाग 2 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि बाद में संशोधित भी हुआ, इसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो भारतीय नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त होती है। कैसे? जन्म के द्वारा। ठीक है, दूसरा रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, तीसरा है देशीकरण द्वारा, चौथा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा और पांचवा है किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही भारत में पैदा हुआ तो वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा है मतलब इनमें से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, सभी के सभी क्राइटेरिया पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा। ठीक है, यानी कि कोई किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो उसमें माता पिता दोनों या माता या पिता में से कोई एक अगर मतलब भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेता है तो। ठीक है, दूसरा है देशीकरण के द्वारा। तो देशीकरण का मतलब ये होता है कि अगर किसी जन्म लिए बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारत की नागरिकता ले लेता है और बच्चा वो अगर 18 साल से कम का है तो वह अपने आप ही उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और तीसरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं भारत की नागरिकता के लिए, उसके बाद उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि भारत को पिछले मतलब वर्षों में आपको 6 साल भारत में लगातार बिताने अगर होते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलती है। और पांचवा है कि किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, अगर कोई लैंड है वो अगर भारत सम्मिलित कर लेता है किसी भी तरह से जीत करके तो उसके सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से संभव है। आपसे पीसीएस या फिर आरओ में यह भी पूछा जा सकता है कि समाप्ति कितने प्रकार की होती है और नागरिकता मिलती कितने प्रकार से। तो नागरिकता मिलती है 5 प्रकार से और समाप्ति होती 3 प्रकार से। नंबर 1 स्वैच्छिक त्याग द्वारा, और नंबर 2 बर्खास्तगी द्वारा, और नंबर 3 कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तथा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरा नागरिकता के बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस है। ठीक है, और नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को वैसे भी आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस साल काफ़ी ये चर्चा में भी अभी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारा वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर के आ गई, जिसके तहत जो मतलब मुस्लिम छोड़ करके बाकी जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी, जो लोग 31 मार्च 2014 से पहले भारत में आ गए थे उन सभी को। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा ये क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, ये किस संशोधन के बाद ऐसा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप सबको पता, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। 42वें संविधान संशोधन के बाद
धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, और समाजवादी, और ये 3 वर्ड जोड़े, और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? क्या वो वो संघीय सरकार की विशेषता है, जो कि जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है, ठीक है। दोहरी नागरिकता का अभिप्राय संघीय सरकार से है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की प्राथमिकता है, की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो हमारा है संसद, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि नागरिकता से संबंधित शर्तें कौन निर्धारित करेगा? कानून वगैरह जो बनता है वो हमारी संसद में बनती है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। यह अनुच्छेद आप लोग जरूर याद कर लेंगे और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 11 या संसद जो नागरिकता के विषय में कानून बनाती है किस अनुच्छेद में? तो 11 में है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखन नहीं है। प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो यह सिंपल है कि वयस्क मताधिकार का संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में है। ये जितने भी अनुच्छेद आपको व्याख्या में मिलते जा रहे हैं, इन सबको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और चूंकि हम चैप्टर वाइज सारे एक एक चैप्टर के एमसीक्यू करते हुए चलेंगे, तो आपके पास बहुत सारे अनुच्छेद हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। वहाँ उन्हीं अनुच्छेद से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यानी कि संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है ये नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अवसर की समता की बात की गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो न्याय, संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और समता या समानता की बात करें तो 5 प्रकार की समानताओं की बात हुई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और अवसर। इन 3 प्रकार की समानता की बात की गई है। और अगर स्वतंत्रता की बात करें हम, अगर इसकी व्याख्या जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब अभी देखा तो ये करेक्ट किया, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इस व्याख्या में। यहाँ पे जो समता लिखा है गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पे स्वतंत्रता होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, ठीक है, समता की नहीं। तो वो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और अवसर की स्वतंत्रता, ठीक है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। और अगर हम समता या समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे कि हमारी उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? ये पहले भी सवाल में यही था। तो हमारे संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। व्याख्या में भी वही सब बात लिखी हुआ है, कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नहीं याद करने वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, ये हमारी वही पूरी की पूरी वो लिख दी गई है, उद्देशिका लिख दी गई है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास उद्देशिका नहीं हो तो मतलब होगी ही, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो पूरी की पूरी उद्देशिका हो जाएगी। पढ़ते हैं इसको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इस एक्स का अर्थ आपको बताना है। तो एक्स का अर्थ मतलब वो डेट आपको बतानी है। तो वो जो डेट थी, जिस डेट में इसको स्वीकार किया गया था इस उद्देशिका को, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावित किया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया जो भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रेमबल का आधार बना? तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की
उद्देश्य प्रस्तावना सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये डेट आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी लगाने को पूछ लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ था, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ था, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी, परंतु उसके पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। तो हमने ऊपर अभी देखा था, जब नागरिकता के प्रावधान देख रहे थे, कि माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो, और भारत का अगर जन्मजात नागरिक है, जन्मजात मतलब किसी भी तरह से माता या पिता अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी स्वतः ही, बशर्ते उसको किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि एक में पिता की भारत की नागरिकता है और एक में माता की। तो इसमें सही कथन बताना, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी वही सब चीज़ लिखा हुआ है, और देख लेते हैं इसको पढ़ के। ये देखते हैं, 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1947 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। 7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है, यदि दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों, अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी ना हो, तो वह भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक हो सकता है। ठीक है, अब हमारे ये कथन कारण वाले क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है क्या इसका सही जवाब है। हमारा कथन एक कहता है कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता की स्थिति है। दूसरा कथन कहता है कि यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये आपका कथन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा और पहला वाला सही है। दूसरा क्यों गलत हो जाएगा कि ये जो कानून आया था दोहरी नागरिकता की स्थिति वाली, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति, जिनको हम खासकर यहाँ पे ये एनआरआई की बात कर रहा है, जो एनआरआई लोग होते हैं वो रहने वाले तो भारत के होते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश में जा करके उस देश की नागरिकता ले लेते, तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई तो भारत में बहुत तरह के आपको आर्थिक लाभ तो दिए जाएंगे, ओसीआई कार्ड वगैरह बना दिया जाएगा, लेकिन भारत में आपकी जो विधायी संस्थाएं उनके लिए आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। जैसे आप भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते, भारत की सरकारी सेवा नौकरियों वगैरह में शामिल नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य है। ओके, यही चीज़ इसकी व्याख्या में लिखी हुई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एनआरआई के बारे में, 13 नंबर क्वेश्चन, कि एनआरआई द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 कथन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला, कि शारीरिक रूप से मौजूद होना आवश्यक, मतलब ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। ठीक है, दूसरा कि एनआरआई चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। ठीक है, तो और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप भारत में भारत के मतदाता हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा कि पात्र एनआरआई को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6(1) को भरकर पंजीकृत होना होता है। तो ये वाला सही है, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। और एक मिनट, हाँ ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे और तीसरा वाला सही हो जाएगा। और इसमें देखें अगर तो इसमें विकल्प गलत दिए हुए हैं, इसमें केवल 3 का एक विकल्प होना चाहिए था और वही वाला स्टेटमेंट सही, वही वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। व्याख्या में इन्होंने डी को सही माना, यानी कि 2 और 3 को, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी देश की नागरिकता लें या ना लें, दोनों स्थितियों में आप पात्र रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको भारत में आप मतदाता तभी हो सकते हैं जब आप भारत की नागरिकता आपके पास होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका दूसरा वाला गलत होगा। तो इसमें मतलब ऑप्शन नहीं गलत दिया हुआ है, बाकी वही सब चीज़ लिखा हुआ है। अगला कि भारत का संविधान गणतंत्री है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। नहीं, गणतंत्र का इससे मतलब नहीं है। वयस्क मताधिकार का उपबंध करता नहीं, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता नहीं, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता, ये वाला सही है। जैसे ब्रिटेन का संविधान गणतंत्र ये नहीं है, वो राजतंत्री संविधान है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी महारानी या महाराजा होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, और भारत में जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होता है, तो इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
भारत का गणतंत्र संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निश्चित संसद इसका उपबंध करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। और भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द, इसके बारे में कौन सा सही नहीं। अनुच्छेद 39D के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी। अनुच्छेद 25 कहता है कि साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय और प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। तो समाजवादी शब्द के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 में आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगी। ये अनुच्छेद 23 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 23 में मानव के मूल्यों को बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया। इसमें आय और प्रतिष्ठा जैसी समानताओं वाली बात नहीं कही गई है, ठीक है। और इस उपबंध में यानी कि जो बलात् श्रम होता है और मानव के मूल्यों का जो बेगार वगैरह होता है, उसका अगर उल्लंघन होगा तो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। और इस पर फंडामेंटल राइट है चूंकि है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है, क्योंकि यह इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करनी है। मैंने आपको बताया था उसके मनोभाव, दर्शन वगैरह की जब बात आएगी तो उद्देशिका ही इसमें रहेगी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया था। तो ये थी हमारी पंथ निरपेक्षता, यानी कि सेकुलरिज्म जो है उसको मान्य ठहराया गया था एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ केस में, ठीक है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इस टाइप की जो व्याख्याएं होती हैं सुप्रीम कोर्ट के खातर वाद वाली, ये इंपॉर्टेंट होती हैं कि 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का अंग माना था। यानी कि जो सेकुलरिज्म है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया था। यानी कि अब सरकार संसद के द्वारा इस सेकुलरिज्म शब्द को संविधान से हटा नहीं सकती है, ठीक है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की विस्तार से चर्चा भी की थी। न्यायालय ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के केस में, ठीक है। और मेंस के उत्तर में भी अगर आप सेकुलरिज्म वगैरह लिख रहे होंगे, ठीक है, सेकुलरिज्म वगैरह पे या ऐसे वगैरह में लिख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी इस लाइन को सुप्रीम कोर्ट के इसके बाद के साथ सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप लोग नोट कर लिया करिए, आपके मेंस वगैरह में भी काम आएंगी। अगला हमारा खैर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। तो अगला है प्रभुत्व, ऑप्शन है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शामिल है उद्देशिका में। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये भी शामिल है। पूंजीवाद और मुक्त व्यापार ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसकी व्याख्या में लिखी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल ये सही है। अगला है लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये भी सही है। अगला है कि संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, बिल्कुल। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। व्याख्या इसकी क्या कहती है कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता का अर्थ नागरिकों को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को संसद सदस्य या विधानसभाओं का सदस्य बनने का भी अधिकार है, किंतु नागरिकों को केवल उसी विधानसभा के लिए निर्वाचन का अधिकार प्राप्त होता है जहां का वह निवासी है, ना कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए, ठीक है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है, क्या लिख दिया व्याख्या में, ऐसे तो उसमें कुछ बात लिखी ही नहीं है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी कि OCI की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब स्टेटमेंट हमारा एक कहता है कि यह भारतीय नागरिकों के व्यक्तियों PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं उसको दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला ही सही नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के किसी भी प्रावधान में बाकी या संविधान के या कानून के किसी भी प्रावधान में दोहरी नागरिकता भारत में नहीं दी गई, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIOs को जो
किसी अन्य देश के नागरिक है बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। जी हाँ, ये वाला सही है। अगला है, या ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है। ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपको भारत में मतदान की आज्ञा नहीं है, ठीक है। और चौथा हमारा कि यह ओसीआई को भारत में बिना वीजा के यात्रा की मंजूरी देता है। ये वाला सही है, ये इसको छूट दी गई। तो इसमें पूछा गया सही कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ठीक है। यही चीज़ इसकी व्याख्या में भी लिखी गई, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईएस को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही यह प्रवासी भारतीय नागरिकों ओसीआईस को भारत में आम चुनाव में मतदान देने का भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के संविधान के केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? यह धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको नकारता है भारत का संविधान, तो ये तो सही है, ऐसा तो होता है। अगला, यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, यानी कि कतिपय धर्मों का मतलब यह कोई धर्म विशेष को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं, भारत का जो राज्य है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो दो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। या धार्मिक समुदाय के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। तो केवल आपका जो 2 नंबर स्टेटमेंट है ये वाला गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है केवल 2, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसकी व्याख्या में भी वही वाली सब बातें लिखी हुई हैं जो आपके स्टेटमेंट में दी हुई हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। जी, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे भारत के संविधान की नागरिकता के उपबंधों के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत के का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 अथवा 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ये वाला सही है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 स्टेटमेंट है कि संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के आधार पर के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। जी हाँ, नागरिकता के बारे में जो भी कानून बनना होगा, जैसे भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है आपका सी है, वो सब संसद ने बनाया है और संसद को ही है शक्ति। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में भी वही सब लिखा हुआ जो हम नागरिकता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकता अधिनियम 2015 में हुए संशोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि अनिवासी भारतीय, जिसको कि एनआरआई बोलते हैं, भारत में निर्वाचनों में मत देने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप भारत में मतदान नहीं कर सकते, ना ही आप भारत में वोट दे सकते, मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे सही स्टेटमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया। तो ये हमने ऊपर भी देखा था कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। प्रस्तावना में जो उद्देश्य हैं उसकी व्याख्या मूल अधिकारों में की गई है। जी हाँ, उसमें भी अंश मिलता है, मूल कर्तव्यों में, नीति निश्चित सिद्धांतों में, इन तीनों में इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान समिति का विचार था कि जहां संविधान में भारत नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है वहां उनके मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। नीति निश्चित तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या उपरोक्त तीनों विकल्पों में मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम 26 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और आपका बताना है सही उत्तर क्या है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कहता है कि उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया है, ये सही स्टेटमेंट है। उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और वह सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं, ये गलत हो जाएगा कि सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोग हैं, ये बात सही है, ठीक है।
सर्वोच्च संप्रभुता जो है वो भारत के लोग हैं, ना कि भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। इसमें ये बात लिखा हुआ है कि भारत के लोगों के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं हमारे सांसद विधायक, उनमें सर्वोच्च संप्रभुता होती नहीं, सर्वोच्च संप्रभुता होती है भारत के लोगों में। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रीएम्बल है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इसलिए 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है कि बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो ये वाला सही है। बेरूबारीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन बाद में केशवानंद भारती में उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया था, ठीक है। और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, वर्तमान में इसका यही स्टेट है। तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, इसकी व्याख्या में देख लेते हैं कि उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना के अनुसार संविधान में निहित संपूर्ण शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं तथा वह सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं। बेरूबारी, ये गलत लिखा है। बेरूबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध एवं अस्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया, उद्देशिका को संविधान का अंग माना। अतः उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता कब छीनी जा सकती है? ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता, तो ये वाला सही है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, क्या ऐसा होता है कि अगर कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से विवाह कर ले तो उसकी नागरिकता चली जाती है? तो ये वाला भी सही हो जाएगा कि अगर कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से विवाह करती है और भारत की नागरिकता छोड़कर वहाँ की नागरिकता ले लेती तो उसकी नागरिकता भारत की नागरिकता चली जाएगी। अगला है यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता करता है, हाँ, तो यहाँ से भी भारत की नागरिकता चली जाती है। और चौथा है कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, नहीं, इस आधार पर नागरिकता नहीं जाती है। तो 1, 2 and 3 इस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय नागरिकता का अंत निम्नलिखित प्रकार से होता है। ये 5 प्रकार लिखे हुए हैं कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिलाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर, और किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर इत्यादि। हालांकि इसमें एक प्रावधान है कि तुरंत आपकी नागरिकता नहीं जाती है। अगर आप जिस भी विदेशी पुरुष से विवाह करते हैं उस देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता जाती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो आपका स्टेटमेंट 1 कहता है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये वाला आपको बताना है सही है या गलत है। तो ये आपका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि एसके धर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की थी। और तीसरा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में, जिसको कि जेवीपी कमेटी कहते हैं, ठीक है, और इसमें कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की थी। तो आपको सही बताना है तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन यह संघ शब्द संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यों का संघ इस शब्द का अर्थ है कि एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। यह संघ है, विभक्त नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। जीवीपी समिति के सदस्यों अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में औपचारिक रूप से कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर न होकर बल्कि भाषाई आधार पर होना चाहिए। और बाद में आपको पता है कि 1956 में भाषाई आधार पर ही पहला राज्य का पुनर्गठन हुआ था, वो राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो संघीय राज्य व्यवस्था में कौन से तत्व शामिल होते हैं? समन्वय के लिए तंत्र, जी हाँ, ये होता है। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी होता है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ये भी होता है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल उद्देशिका को न्यायालय में आप चैलेंज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे, बाकी किसी को नहीं कर सकते।
अगला है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा कि संविधान में अधिकार कहाँ से मिला हुआ है, यह उद्देशिका इसका स्रोत वहां से नहीं बताती है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 1 और 2 इसकी व्याख्या में हालांकि ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है जो कि गलत है। केवल 2 सही नहीं होगा बल्कि 1 और 2 सही होगा, ठीक है। व्याख्या देखते कि उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उद्देशिका संविधान का सार बताती है तथा संविधान किन आदर्शों एवं आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण उद्देशिका से हो जाता है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है, ठीक है। हाँ, अगर इस हिसाब से देखा जाए कि उद्देशिका घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है, तो आपका प्राधिकार प्राप्त करता, तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 भी नहीं होगा, ये होगा 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, ऊपर मैंने तीसरा ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर कि भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। क्या? आधारभूत संरचना, जी हाँ, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। यह संसद की संविधानी शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत क्या यह शामिल है? नहीं, ये शामिल नहीं है। आधारभूत संरचना जो है ये न्यायालय ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, तो केवल उसमें शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक है। ओके, हाँ, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में नहीं है। यह संसद के संविधान संशोधन की शक्ति के परिधि से बाहर है। केशवानंद भारती केस में संविधान के आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, केवल विवाह करने से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, और सरकार की आलोचना करता है, इससे भी नहीं जाएगी। तो 1 और 2 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2। ये व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ कि नागरिकता आपकी कैसी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत की नागरिकता अधिनियम संशोधन किस वर्ष में प्रविष्ट की गई थी? तो ये की गई थी 2003 में। यानी कि जो प्रवासी भारत के प्रवासी नागरिक जो हैं, इस PIO जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, पीपल्स इन ओरिजिन इन इंडिया वाला जो, ये 2003 में ये उसमें जोड़ा गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था USA के संविधान से, यानी कि जो हमारी प्रियम्बल है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उद्देशिका लिया गया था, उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो हमारी उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान ये आपको पता है भाग 2 में है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो संविधान की आत्मा है वो कहलाता है उद्देशिका, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र या केंद्र भारत के लोग ही। KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो ये KM मुंशी ने कहा। नोट दिया हुआ कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, मैंने आपको बताया भी ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्तियों का प्रावधान करती है, जी नहीं, भारत में एकीकृत शक्ति नहीं, बल्कि भारत राज्यों और केंद्र का संघ है। और अभी तो और विकेंद्रीकरण हो गया है, तो पंचायती राज भी
है भारत में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सभी चारों सही नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, आपसे पूछा गया है। केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा, ये तो है मतलब लक्षण। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है। एकहरी नागरिकता, जी हाँ, एकहरी नागरिकता भारत में नहीं, एकहरी नागरिकता भारत में है, लेकिन ये संघीय लक्षण नहीं है, ठीक है। क्योंकि संघीय जैसे अमेरिका है तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, संघीय लक्षण के तहत दोहरी नागरिकता आ जाती है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो मतलब संघीय लक्षण है, ठीक है। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं हैं। साथ ही संविधान में एकहरी नागरिकता का वर्णन है। अपवाद है जम्मू कश्मीर, हालांकि ये पहले था, अब तो जब से 370 हटा दिया गया तो ये वाला अपवाद भी नहीं रह गया है, ठीक है। ये पुराना पीडीएफ इसलिए उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा? जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी प्राप्त होती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके, जी हाँ, इससे नहीं होगा। भारत की नागरिकता आप कितना भी पैसा जमा कर दें, इससे नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वही लिखा हुआ है कि हम लोग ऊपर कई बार देख चुके हैं कि नागरिकता कैसे जाएगी और कैसे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन था और ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया है नागरिकता और प्रीएम्बल वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम फंडामेंटल राइट को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे 2 चैप्टर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के और प्रीएम्बल और सिटीजनशिप। ये 3 चैप्टर हमने कवर कर लिया एमसीक्यू के माध्यम से और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और मेनली आप लोग देख पा रहे होंगे कि व्याख्या में आपको फैक्ट मिल जा रहे हैं और इसके साथ ही सारे के सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन जो है 90% वो स्टेटमेंट वाइज हैं। क्योंकि अब आपके चाहे आर जो अभी एग्जाम हुआ कैंसिल होगा वो वाला, या जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है उसका जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है और हाई लेवल होने में वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उसमें समय ज़्यादा लग रहा है पढ़ने में और कहीं ना कहीं वो यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ऐसा पीडीएफ है, इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है मेनली जो क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट वाइज हैं, तो जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको फैक्ट भी मिल जा रहे हैं सारे के सारे व्याख्या में या किसी क्वेश्चन में। तो आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मूल अधिकारों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।